Your Med Tutor. It makes your MBBS easy. हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर मैथ ट्यूटर और मैं लेकर के आ गया हूँ हमारे ईएनटी सीरीज़ का अगला टॉपिक, जिसका नाम है कंडक्टिव हीयरिंग लॉस। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। शॉर्ट और वेरी शॉर्ट दोनों में देखने के लिए मिलता है। काफ़ी अच्छे से इसे इंट्रोडक्शन, इटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स और मैनेजमेंट, इन सभी टॉपिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका क्लिनिकल फीचर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैनेजमेंट भी पूछा जाता है। तो जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है कि कंडक्टिव हीयरिंग लॉस है ये, मतलब कि कंडक्टिव पाथवे में कोई डिफेक्ट या फिर लीजन होगा जिसकी वजह से हीयरिंग लॉस क्रिएट हो रहा है, उसे हम कंडक्टिव हीयरिंग लॉस कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या कहता है कि हीयरिंग लॉस विच ऑकर्स ड्यू टू इंटरफेरेंस विद द कंडक्शन ऑफ साउंड टू रीच कॉकलिया, ठीक है। कॉकलिया से फिर हमारा मिडिल इनर ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो वो हीयरिंग लॉस जो कि इंटरफेरेंस ऑफ साउंड कंडक्शन पे होता है विच अफेक्ट्स टू रीच इट इन कॉकलिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंडक्टिव हीयरिंग लॉस। लीजन साइट्स कहाँ कहाँ पे होंगे आप खुद सोचिए। इनर ईयर के पहले एक्सटर्नल ईयर होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आएगा, मिडिल ईयर होगा और ऑसिकल्स अप टू कहाँ पे, स्टेपीडियो वेस्टिबुलर जॉइंट। तो स्टेपीडियो वेस्टिबुलर जॉइंट के पहले तक जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनमें लीजन्स की वजह से कंडक्टिव हीयरिंग लॉस हो सकता है। डेफिनेशन क्या थी कि हीयरिंग लॉस विच ऑकर्स ड्यू टू इंटरफेरेंस विथ कंडक्शन ऑफ साउंड टू रीच कॉकलिया, ठीक है। उसके बाद ईटियोलॉजी क्या कहती है, इंपॉर्टेंट पार्ट। ईटियोलॉजी कहती है कि कंडक्टिव हीयरिंग लॉस 2 टाइप्स में हो सकता है, कॉन्जेनाइटल हो सकता है और एक्वायर्ड हो सकता है, ठीक है। कॉन्जेनाइटल क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, सबसे पहला मिएटल एट्रेशिया हो सकता है। एट्रेशिया का मतलब होता है एब्सेंस या फिर क्लोज। तो मिएटस का एब्सेंस या फिर क्लोज कॉन्जेनाइटली कंडक्टिव हीयरिंग लॉस का रीज़न हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है कॉन्जेनाइटल फिक्सेशन या फिर डिसकंटिन्यूटी ऑफ ऑसिकल्स, ठीक है। और तीसरा कॉन्जेनाइटल रीज़न हो सकता है कंजेनाइटल कोलेस्टियाटोमा। तो 3 कौन कौन से कंजेनाइटल रीज़न हुए, सबसे पहला मिएटल एट्रेशिया, फिक्सेशन या फिर डिसकंटिन्यूटी ऑफ ऑसिकल्स, कंजेनाइटल कोलेस्टियाटोमा। तो ये 3 रीजंस हुए कंजेनाइटल जो कि कंडक्टिव हीयरिंग लॉस को कॉज कर सकते हैं। एक्वायर्ड रीजंस जो कि इंपॉर्टेंट रीजंस हैं कंडक्टिव हीयरिंग लॉस के। इसी तरीके से हम सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस के भी कंजेनाइटल और एक्वायर्ड रीजंस की बात करेंगे जब हम उस टॉपिक में आएंगे इसके बाद, और उसमें साथ साथ हम कंडक्टिव हीयरिंग लॉस को भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। एक्वायर्ड रीजंस की बात करें तो एक्वायर्ड रीजंस में एक्सटर्नल ईयर के भी रीजंस हो सकते हैं और मिडिल ईयर के भी रीजंस हो सकते हैं जो कि कंडक्टिव हीयरिंग लॉस कॉज करेंगे। एक्सटर्नल ईयर में ऐसा क्या क्या हो सकता है जो कि कंडक्शन ऑफ साउंड को कॉकलिया पे रीच होने पे रोकेगा। सबसे पहला तो मोस्ट कॉमन जो कि हम देखते हैं, ईयर वैक्स हो सकता है, फॉरेन बॉडी हो सकती हैं, ट्यूमर हो सकता है, ओस्टियोमा हो सकते हैं, स्वेलिंग्स हो सकती हैं जिनकी वजह से साउंड कॉकलिया तक रीच नहीं हो पा रही है। तो ये एक्सटर्नल ईयर के रीजंस हो गए। उसके अलावा मिडिल ईयर के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, तो मिडिल ईयर में कहाँ से स्टार्ट होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से स्टार्ट होगा। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन इन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो सकता है। फिर और क्या क्या हो सकता है मिडिल ईयर में, तो मिडिल ईयर इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया या फिर सीरस ओटाइटिस मीडिया। इनमें क्या होता है कि फ्लूइड भर जाता है मिडिल ईयर में, तो फ्लूइड इन मिडिल ईयर हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है, मास इन मिडिल ईयर हो सकता है जो कि ट्यूमर्स में देखने के लिए मिलेगा। तो परफोरेशन इन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, फ्लूइड इन मिडिल ईयर, मास इन मिडिल ईयर, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है, डिसरप्शन ऑफ ऑसिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। कौन किस किस केस में देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि ट्रॉमा और कोलेस्टियाटोमा में हमें डिसरप्शन ऑफ ऑसिकल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। मास इन मिडिल ईयर मतलब कि ट्यूमर, फ्लूइड इन मिडिल ईयर मतलब कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और सीरस ओटाइटिस मीडिया, और परफोरेशन इन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अगला रीजन कौन सा देख लिया, डिसरप्शन ऑफ ऑसिकल्स। उसके अलावा और क्या हो सकता है, फिक्सेशन ऑफ ऑसिकल्स हो सकते हैं। कुछ ऐसी ईयर डिजीजेज होती हैं जिसमें ऑसिकल्स फिक्स होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओटोस्क्लेरोसिस होती है, ओटोस्क्लेरोसिस जिसमें कि स्टेप्स का फुट प्लेट फिक्स होने लगता है। टिम्पैनोस्क्लेरोसिस होने लगती है जिसकी वजह से फिक्सेशन ऑफ ऑसिकल्स होगा और कंडक्टिव हीयरिंग लॉस होगा। और आखिरी रीज़न होता है, आखिरी रीज़न स्टीचियन ट्यूब ब्लॉकेज। स्टीचियन ट्यूब कब ब्लॉक होती है, इट ऑकर्स व्हेन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन गेट्स रिट्रैक्टेड। तो रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के केस में
स्ट्यूशन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है और कंडक्टिव हीयरिंग लॉस कॉज होगा। तो एक्वायर्ड रीजन्स में एक्सटर्नल ईयर में हमने क्या देखा, वैक्स, फॉरेन बॉडी, ट्यूमर्स या फिर स्वेलिंग्स। मिडिल ईयर में क्या क्या था, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, फ्लूइड इन मिडिल ईयर, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, सीरियस ओटाइटिस मीडिया में, मास इन मिडिल ईयर, ट्यूमर्स में, डिसरप्शन ऑफ ऑसिकल्स और फिक्सेशन ऑफ ऑसिकल्स। डिसरप्शन कब हो सकता है, ट्रॉमा और कोलेस्टियाटोमा में। फिक्सेशन कब हो सकता है, ओटोस्क्लेरोसिस और टिम्पैनोस्क्लेरोसिस में। और रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के केस में स्टीशियन ट्यूब ब्लॉकेज। ठीक है, तो हमने बात कर ली इंट्रोडक्शन। ठीक है, हीयरिंग लॉस विच ऑकर ड्यू टू इंटरफेरेंस विद द कंडक्शन ऑफ साउंड टू रीच कॉक्लिया। रीजन साइड से इसके एक्सटर्नल ईयर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मिडिल ईयर, स्टेपीडियो वेस्टिबुलर जॉइंट। डायग्राम के थ्रू एक बार देख लेते हैं। ये है हमारा आउटर ईयर, ठीक है, ये है हमारा इनर ईयर। तो आउटर ईयर में साउंड वेव्स हमारी एक्सटर्नल ईयर कैनाल के थ्रू, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू होते हुए, मेलियस, इनकस, देन स्टेप्स से होते हुए, ये है हमारा स्टेप्स का फुट प्लेट। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये हमारा आता है स्टेपीडियो वेस्टिबुलर जॉइंट। तो स्टेपीडियो वेस्टिबुलर जॉइंट तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे कंडक्टिंग हीयरिंग लॉस, यहाँ के स्ट्रक्चर्स कंडक्टिंग हीयरिंग लॉस को कॉज करते हैं। और उसके बाद के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे किस में इन्वॉल्व होंगे, सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस में इन्वॉल्व होंगे, इनर ईयर के स्ट्रक्चर और पाथवेज वगैरह। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। देखिए, एक चीज़ बहुत अच्छे से समझा देता हूँ कि पूरे ईएनटी की बात कर रहा हूँ। ईएनटी में अगर आपको क्लिनिकल फीचर समझना है तो कुछ चीज़ें आपको अच्छे समझनी पड़ेंगी, जैसे कि ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट होते हैं और ऑडियोमेट्री और भी बेसिक टेस्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, जिन्हें आपको समझना ही पड़ेगा, वरना आपको रटना पड़ेगा। तो मैंने ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट के लगभग 3-4 पार्ट निकाले थे, ऑडियोमेट्री के 3-4 पार्ट निकाले थे, जिसमें बेसिक से लेकर के नोट से लेकर के एक एक ग्राफ अच्छे से समझाया था। अगर आप ईएनटी को अच्छे से समझना चाहते हो, आपको रटना नहीं है, तो आप प्लीज़ जा कर के एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वरना आपको हर टॉपिक के क्लिनिकल फीचर रटने पड़ेंगे। ठीक है, रिनीज टेस्ट किस में पॉजिटिव होता है, किस में निगेटिव होता है, वेबर्स कहाँ पे लेटरलाइज्ड होता है, ऑडियोमेट्री क्या कहती है, स्पीच डिस्क्रिमिनेशन किस में अच्छा होता है, किस में बुरा होता है। ये सारी चीज़ें रटने से अच्छा आप प्लीज़ थोड़ा सा समय निकाल के 4 से 5 घंटे का आप वो सारे पार्ट्स देख लीजिए, फिर आइए यहाँ पे। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहला क्लिनिकल फीचर है कि रेनीज टेस्ट यहाँ पे निगेटिव होता है। कंडक्टिव हीयरिंग लॉस में मोस्टली एयर कंडक्शन ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, और बोन कंडक्शन कम इफेक्ट होगा। मेन तो एयर कंडक्शन ही होता है कंडक्टिंग हीयरिंग लॉस में, तो एयर कंडक्शन इफेक्ट होता है। रेनीज टेस्ट हमारा निगेटिव होता है, इसका मतलब बोन कंडक्शन बेटर होता है एयर कंडक्शन के कंपैरिजन में। ठीक है, रेनीज टेस्ट कैसा हुआ, निगेटिव हुआ। वहीं जब हम सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस पढ़ेंगे तो उसमें रेनीज टेस्ट पॉजिटिव होगा, एयर कंडक्शन बेटर होगा बोन कंडक्शन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो कंडक्टिव हीयरिंग लॉस में क्या हुआ, निगेटिव रेनीज टेस्ट देखने के लिए मिला, बोन कंडक्शन बेटर है एयर कंडक्शन में। वेबर्स किधर लेटरलाइज्ड होगा, वेबर्स लेटरलाइज होगा हमारे पुअर ईयर की तरफ। वेबर्स विल बी लेटरलाइज टूवर्ड द पुअर ईयर। रेनीज टेस्ट हमारा निगेटिव है। ठीक है, तो और सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस में क्या होगा, सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस में वेबर्स जो है वो बेटर ईयर की तरफ लेटरलाइज्ड होता है। ठीक है, अब नॉर्मल बोन कंडक्शन टेस्ट कैसा होगा, बोन कंडक्शन टेस्ट कैसा होगा। अब बोन कंडक्शन तो नॉर्मल होता है, तो बोन कंडक्शन, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन कैसा है, इसमें नॉर्मल होगा। तो तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन इसमें नॉर्मल देखने के लिए मिलता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज कैसे अफेक्टेड होती हैं इसमें, जबकि सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस के केस में क्या होता है, सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस के केस में बोन कंडक्शन इसमें बढ़ा हुआ आता है। ठीक है, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन बढ़ा हुआ में बोन कंडक्शन बढ़ा हुआ आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसीज कैसी अफेक्टेड होंगी। तो लो फ्रीक्वेंसीज इसमें ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट हमने पढ़ा कि लोअर फ्रीक्वेंसीज आर अफेक्टेड मोर। सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस में क्या होता है, हायर फ्रीक्वेंसीज ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। ठीक है, ऑडियोमेट्री क्या होगा, ऑडियोमेट्री में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि यही जो हमने ऊपर पढ़ा कि बोन कंडक्शन बेटर होगा एयर कंडक्शन से, और एयर बोन गैप प्रेजेंट होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एयर बोन गैप प्रेजेंट होता है, जबकि सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस में एयर बोन गैप एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। आइए रिवाइज करते हैं। रेनीज टेस्ट निगेटिव देखने के लिए मिलेगा, बोन कंडक्शन बेटर देन होगा एयर कंडक्शन से, वेबर्स लेटरलाइज्ड होगा पुअर ईयर की तरफ, नॉर्मल एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन देखने के लिए मिलेगा, लो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं,
ऑडियोमेट्री में बोन कंडक्शन बेटर देन एयर कंडक्शन दिखेगा, एयर बोन गैप प्रेजेंट होता है, लॉस ऑफ साउंड नॉट मोर देन 60 डेसिबल। ठीक है, तो लॉस ऑफ साउंड यहाँ पे 60 डेसिबल से ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा, जबकि सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस में लॉस ऑफ साउंड 60 डेसिबल से ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। स्पीच डिस्क्रिमिनेशन कैसा है? स्पीच डिस्क्रिमिनेशन या फिर स्पीच रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि वर्ड्स जो हम सुन रहे हैं उनको डिस्क्रिमिनेट कर पाना, उनको समझ पाना कि कैसे वर्ड्स बोले जा रहे हैं। ठीक है, तो स्पीच डिस्क्रिमिनेशन कैसा है? यहाँ पे स्पीच डिस्क्रिमिनेशन अच्छा है। सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस में कैसा होता है? पुअर होता है। इसकी बात हम करेंगे जब हम सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस में आएंगे। अब आखिरी मैनेजमेंट वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। तो अलग अलग ईटियोलॉजी के बेसिस पे अलग अलग मैनेजमेंट होगा। ठीक है, सबसे पहला तो एक्सटर्नल ईयर कैनाल में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कैनाल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हमें तो उसे रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मिडिल ईयर में आ जाते हैं। मिडिल ईयर में हमने पढ़ा था कि फ्लूइड है, मिडिल ईयर में अगर फ्लूइड है तो फ्लूइड को रिमूव करना होता है। अब एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के केस में मेरिंगोटॉमी करनी पड़ती है, और सीरस ओटाइटिस मीडिया के केस में मेरिंगोटॉमी प्लस ग्रोमेट इंसर्शन करना पड़ता है। अब मेरिंगोटॉमी क्या होती है और ग्रोमेट इंसर्शन क्या होता है और एक्यूट और सीरस ओटाइटिस मीडिया क्या होते हैं, इनकी बात हम अगले लॉन्ग लेक्चर में करेंगे। ठीक है, उसमें मेरिंगोटॉमी, टिम्पेनोप्लास्टी, स्टेपिडोक्टॉमी, ग्रोमेट इंसर्शन, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, कैनाल ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव किया, फ्लूइड रिमूव किए। कैसे? एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है तो मेरिंगोटॉमी करी, सीरस ओटाइटिस मीडिया है तो मेरिंगोटॉमी के साथ साथ ग्रोमेट इंसर्ट किया। ओटोस्क्लेरोसिस के केस में हमें स्टेपिडेक्टॉमी करनी पड़ती है। ओटोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, फुट प्लेट ऑफ स्टेप्स फिक्स हो जाते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे स्टेपिडेक्टॉमी करना पड़ेगा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के परफोरेशन में हमें क्या करना पड़ता है, टिम्पैनोप्लास्टी करनी पड़ती है। ठीक है, और अगर इन केस सर्जरी पॉसिबल नहीं है तो हियरिंग एड्स का यूज़ करना पड़ता है। मैनेजमेंट फिर से रिवाइज करिए। कैनाल ऑब्स्ट्रक्शन है तो कैनाल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में हमें उसको रिमूव करना पड़ेगा, फ्लूइड को रिमूव करना है। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है तो मेरिंगोटॉमी करेंगे, सीरस ओटाइटिस मीडिया है तो मेरिंगोटॉमी प्लस ग्रोमेट इंसर्शन करना है। ओटोस्क्लेरोसिस में स्टेपिडेक्टॉमी करते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन में टिम्पैनोप्लास्टी करते हैं, और अगर सर्जरी पॉसिबल नहीं है तो हियरिंग एड की बात करते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस की बात करेंगे।